हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप सब। माय नेम इज हिमांशु उप्पल और आप लोग सब देख रहे हैं मुझे हिमांशु उप्पल बेस्ट केमिस्ट्री में। आज हम लोग क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का जो लेक्चर है वो बहुत बेसिक होने वाला है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, किस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। इन सब के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में बात करने जा रहे हैं और कुछ बेसिक्स टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत बेसिक होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हमें पता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है, महर्षि कन्नड़ कह गए कि दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं वो सब 5 तत्वों से मिलकर बनी है। लेकिन ये बात कुछ मुझे तो सेटिस्फाई नहीं की, ना किसी को की। तो इसलिए सबसे पहले जो बात आई थी वो आई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या कहा था, देखिए सबसे पहले जो बात आई वो आई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से, यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास नोन एज मैटर। ऐसी चीजें जो जगह घेरती हैं और जिनके अंदर कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट होता है वो हमारी क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। जैसे ये चौक होल्डर, ये चौक होल्डर के अंदर मास प्रेजेंट है और ये जगह भी घेर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मैटर कहलाएगा। डाल्टन ने क्या कह दिया, जो मैटर होता है वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। आइटम नहीं कहना, एटम कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एटम होती है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ हुई और ये बन रहा है 2HCl। तो हाइड्रोजन के यहां पर कितने एटम है, 2 एटम है। क्लोरीन के यहां पर कितने एटम है, 2 एटम है। तो जो सबसे छोटी यूनिट होगी केमिकल रिएक्शन में, जो पार्ट ले रही होगी, वो क्या होगी, हमारी एटम। ये बात किसने कही थी, डाल्टन ने कही थी। डाल्टन ने कुछ बातें और कही थी, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यहां तक जो बातें कही है वो सही, लेकिन इसके आगे जो बातें कही वो गलत थी। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, उसने क्या कह दिया, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। बट आज के समय में ये बात गलत है। एटम कैन बी डिवाइडेड ना फर्दर इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से होते हैं पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटम कैन बी डिवाइडेड, यानी कि मान लीजिए ये एक एटम है, एक स्फेरिकल शेप बॉडी है, जिसके बीचों बीच एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पड़ी है, जिसके बीचों बीच एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पड़ी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कंटेन 2 subatomic particles, proton and neutrons, and electron revolve around the nucleus in a circular path known as orbit. Electron revolve around the nucleus in a circular path known as orbit. ये बहुत बेसिक सा मॉडल है, ठीक है एटम का। ठीक है, ये बातें हमें पता है, क्लास 9th में हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये बातें उसने क्या कहा था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम कैन बी डिवाइडेड ना फर्दर इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये तो पॉइंट उसका गलत हो गया। उसने क्या कहा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। फोर्थ पॉइंट उसने अगला पॉइंट क्या दे दिया, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ये बात भी गलत है। कैसे गलत है, जितने भी अगर हम आइसोटोप्स अगर देखें
तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, तीनों का एटॉमिक नंबर 1, लेकिन इसका एटॉमिक मास 1, इसका एटॉमिक मास 2, इसका एटॉमिक मास 3। आइडेंटिकल कहां हुई प्रॉपर्टी? नहीं हुई बेटा। ठीक है, तो जो सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं। यहां पर कहां है आइडेंटिकल? ये बात भी उसकी गलत साबित होगी। फिर उसने बोल दिया डिफरेंट काइंड के एटम्स होंगे, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, डिफरेंट काइंड के एटम्स होंगे, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, ये बात भी गलत थी। सेम काइंड के एटम्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ये बात भी उसकी गलत थी। तो डाल्टन्स की ओवरऑल थ्योरी आज के समय में अगर हम देखें तो गलत थी, लेकिन उसने एक उस समय बहुत बड़ी बात थी। अब तक कोई एटम के बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन डाल्टन को इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला कि उसने एटम की बात कर ली। ये पूरी एक कहानी है, मैं कहानी की तरह चलाऊंगा। ठीक है, तो डाल्टन की वजह से जन्म हुआ एटम का। किसका जन्म हुआ? एटम का। यानी कि अगर हम देखें कहीं पर भी देखें, हर जगह एटम है। ऐसी चीजें जो जगह घेरती हैं और जिनके अंदर कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट होता है वो मैटर होती है। जैसे हम भी ले लो, हमारी सबसे छोटी यूनिट सेल है। सेल किन से मिलकर बने हैं? सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिल्स पता है ना सबको, बायो में इतना तो पढ़ा है 9th 10th में। सेल ऑर्गेनिल्स किन से मिलकर बने हैं? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन। और ये सब क्या है बेटा? इनकी जो छोटी यूनिट है वो एटम ही तो है। और बायोमोलिक्यूल्स मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की सबसे छोटी यूनिट एटम। यानी कि दुनिया में जो भी चीज है वो उसकी सबसे छोटी यूनिट एटम है। लेकिन अब तो उसके अंदर भी यूनिट आ गई, उनके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कहां से हुई, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट डाल्टन्स थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर known as एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? एटम। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें सबसे छोटी यूनिट कौन होती है? एटम होती है। एटम इज द स्मॉलेस्ट, एटम is the smallest particle, atom is the smallest particle which take part in a chemical reaction, which take part in a chemical reaction। तीसरी बात, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, cannot be divided, but atom can be divided further into subatomic particles, electron, proton and neutrons। electron consists negative charge, proton consists positive charge and neutron consists neutral charge। ठीक है, atom of same element are identical, atom
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ये प्रॉपर्टीज के लिंक में, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज, ये कुछ पॉइंट दिए थे डाल्टन ने। अब डाल्टन की कहानी खत्म हुई तो नए व्यक्ति उत्पन्न हो गए, नए व्यक्ति पैदा हो गए, जिनका नाम क्या था, जे थॉमसन। ठीक है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ये ध्यान रखना, ईंट पर नाच, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब थॉमसन, पर का मतलब प्रोटॉन, रा का मतलब रदरफोर्ड, चा का मतलब वो, ना का मतलब न्यूट्रॉन, चा का मतलब चैडविक। साइंटिस्ट के नेम याद करने का तरीका, ईंट पर नाच। ठीक है, खैर इनके बारे में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हुई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। अब जे थॉमसन ने कैसे की थी, उस समय फराडे जो था बड़ा फेमस साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो बड़े सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर। जे थॉमसन भी उसी दौड़ में भागना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब में एक तरफ परफोरेटेड एनोड लगाया गया, यानी कि एक ऐसी एनोड प्लेट जिसमें छोटे छोटे छेद थे। एक तरफ परफोरेटेड एनोड लगाया गया और एक तरफ कैथोड लगाया गया, यानी कि ये दोनों मेटल की प्लेट होती है, मेटल की प्लेट, यानी कि इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। दोनों को और वैक्यूम के जरिए बहुत मिनिमम प्रेशर से लाइटर गैस फिल की गई। बहुत मिनिमम प्रेशर से अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ mm ऑफ Hg, ऑलमोस्ट वैक्यूम के बराबर होता है ये प्रेशर। उस प्रेशर से गैस फिल की गई और दोनों इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया गया, अबाउट 10,000 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया। जब ये कनेक्ट किया गया तो क्या देखा गया, क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि जहां पर परफोरेटेड एनोड था उसके बैक साइड में इन्होंने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया, या फिर हम बोल सकते हैं जेटेनिस स्क्रीन लगाई। ठीक है, जेटेनिस स्क्रीन लगाई। जब भी उस पर कोई पार्टिकल या कोई रे पड़ेगी तो वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्या करेगा, ग्लो करेगा या चमकेगा, या वहां पर कुछ ना कुछ उसकी मौजूदगी का पता चलता है एक तरीके का। अब क्या देखा क्या गया कि कुछ रेस कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ, यानी कि कुछ रेस कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी। उन रेस को इन्होंने नाम दिया कैथोड रेस। अब ये इतनी तेजी से थी कि ये दिखाई नहीं दे रही थी, ये हमें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इनका इंपैक्ट वो जेडेनिस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। वहां पर ग्रीनिश येलो कलर की ग्लो वहां पर दिखाई दे रहा था। जैसे ये वहां पड़ती थी तो ग्रीनिश येलो कलर का इंपैक्ट वहां पर दिखाई देता था, ग्लो वहां पर दिखाई देता था। फिर कुछ रेस निकल रही थी कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि एक ओपेक सब्सटेंस लगाया। ओपेक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसपे अगर कोई चीज पड़े तो उसकी शैडो पीछे की तरफ, जैसे हम लोग खड़े हुए हैं, अगर मेरे ऊपर कोई लाइट मारेगा तो मेरी शैडो आगे या पीछे नजर आएगी। जैसे सामने से मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है तो मेरी शैडो पीछे की तरफ, तो मैं ओपेक सब्सटेंस हूं, ओपेक मटेरियल हूं। ऐसा ही ओपेक मटेरियल उन्होंने बीच में रखा, तो जैसे उस पे वो कैथोड रेस पड़ती थी तो उसकी शैडो पीछे की तरफ बन रही थी। तो इन्होंने पता किया, वहां से एक पॉइंट दिया, जो कैथोड रेस होती है वो ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब फिर क्या किया इन्होंने, पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो देखा वहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, वहां पर डिफ्लेक्शन देखा गया। फिर इन्होंने एक पैडल व्हील लगाया।
पैडल व्हील लगाया तो देखा वो घूम रहा है, पैडल व्हील रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें उन्होंने देखी। ये बहुत मुश्किल एक्सपेरिमेंट था जो मैं बहुत आसानी से समझाऊं। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ ये देखते हैं। देखिए, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसमें वैक्यूम पंप से, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और एक वैक्यूम पंप से इन्होंने गैस फिल की गई, ठीक है। और इधर यहां पर एट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर से गैस फिल की गई। कितना था? 10⁻³ mm ऑफ Hg। ये जो होता है ऑलमोस्ट वैक्यूम के बराबर होता है ये प्रेशर। एक तरफ कैथोड प्लेट और दूसरी तरफ परफोरेटेड एनोड लगाएगी, और पीछे की तरफ इन्होंने क्या लगा दिया? ZNS मटेरियल लगा दिया। यहां पीछे की तरफ ZNS स्क्रीन लगाई, ठीक है। और इसके अंदर एट वेरी लो प्रेशर से गैस फिल की गई है, और दोनों को कनेक्ट कर दिया गया हाई वोल्टेज बैटरी से, और उसका पोटेंशियल कितना था? 10,000 वोल्ट। बहुत ज्यादा हो गया ये। 10,000 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, जिसकी वजह से इस प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और इस प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब क्या देखा गया? कुछ रेस निकल रही थी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। किस तरफ जा रही थी? कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। कैथोड से जब एनोड की तरफ जा रही थी, ये रेस तो दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि ये बहुत फास्टली मूव कर रही थी, लेकिन इनका इंपैक्ट पीछे की तरफ इस ZNS स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, ठीक है। कैसा इंपैक्ट दिखाई दे रहा था? ग्रीन कलर का ग्लो दिखाई दे रहा था, ग्रीन येलो कलर का ग्लो दिखाई दे रहा था इस ZNS मटेरियल पर, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ओपेक सब्सटेंस रखा, जिसकी शैडो पीछे की तरफ ऐसी बनी हुई आती थी। ये शैडो है, ये क्या है? शैडो। तो इधर से ही इन्होंने फर्स्ट पॉइंट दे दिया कि कैथोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इन रेस को नाम दिया गया था कैथोड रेस। क्या नाम दिया गया था? कैथोड रेस। क्योंकि ये कैथोड रेस इसलिए नाम दिया क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड थी, ये कौन सी इलेक्ट्रोड थी? कैथोड। और जो ये इलेक्ट्रोड थी, ये क्या थी? एनोड थी। तो इन रेस को नाम क्या दिया गया? कैथोड रेस नाम दिया गया। अब ये रेस कैसे निकल रही थी उसके बारे में जानते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए कोई मेटल है हमारे पास, मेटल के पास क्या होते हैं? एटम्स मौजूद होते हैं, और जो हमने लाइटर गैस फिल की गई है उनके पास भी, सबके पास क्या होंगे? उनके पास एटम्स होंगे, ये मेटल है और ये गैसेस है। इन सबके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब हाई पोटेंशियल, यहां से पोटेंशियल मिल रहा है इन्हें नेगेटिव, और यहां से पोटेंशियल मिल रहा है इन्हें पॉजिटिव। यहां से कैसा पोटेंशियल मिल रहा है? पॉजिटिव, और यहां से पोटेंशियल कैसा मिल रहा है? नेगेटिव। तो ये क्या करेंगे? ये नेगेटिव पोटेंशियल वाले इन इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन लगाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन लगाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन लगाएंगे, और ये पुटुक करके बाहर निकल जाएंगे, और ये पॉजिटिव वाला इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, बहुत तेजी से खींच रहा होगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, आजा, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो है इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, कई सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर एक साथ घपाक जाएंगे तो क्या करेंगे?
वो एक रे बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक रे बना लेंगे। उन्हीं रे को क्या बोला गया? कैथोड रेस। क्या बोला गया? कैथोड रेस। बोलो, बात समझ में आती है? ठीक है। अब यहां पर हमने क्या देखा कि कैथोड रेस कैसे पैदा हुई। अब कैसे पता चला कि कैथोड रेस पे नेगेटिव चार्ज था? ये तो बात पता चल गई कि कैथोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। जब इन पे पड़ी तब उसकी शैडो पीछे नजर आई। इस पे पड़ रही है ओपेक सब्सटेंस पे, उसकी शैडो पीछे नजर आ रही है। ठीक है, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। फिर अब मैं आगे बताता हूं। देखिए अब हुआ क्या, सब बेकार की बातें हैं यार। हाथ का मैल है, क्या है? हाथ का मैल। अब हुआ क्या कि एग्जैक्टली कैथोड रेस तो ये डिस्चार्ज ट्यूब कुछ ऐसे दिखाई देती थी, भोंपू की तरह। ये लाउड स्पीकर की तरह दिखाई नहीं देती। यहां पर ये प्लेट, यहां पर ये प्लेट। अब कैसे पता चला इन पे नेगेटिव चार्ज है? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, इसके बीच में एक छोटा सा छेद, और ये यहां पर फ्लोरोसेंस मटेरियल लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो रेस थी, कैथोड रेस यहां से निकल रही है, और रेस निकल रही थी, सीधी जा रही थी। कैसे जा रही थी? सीधी जा रही थी। पर जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये डिफ्लेक्ट हो गई पॉजिटिव की तरफ। किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई? पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, जिससे ये पता चला इनके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। चलो साहब, ये बात भी पता चल गई। फिर इन्होंने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड लगाई नॉर्थ और साउथ में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी, फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाई नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये किसको डिनोट करते हैं? मैग्नेट को। फिर क्या देखा कि अब ये किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है? नीचे की तरफ। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज एंटर करता है तो वो क्या करता है? डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्ट होता है। जैसे ही कोई मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज एंटर होगा तो वो डिफ्लेक्शन, उसमें डिफ्लेक्शन होगा। क्लास 10 फिजिक्स में मैग्नेटिज्म में पढ़ रखा है सबने। ठीक है, क्लास 10th में कि जैसे ही कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके अंदर क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। तो डिफ्लेक्शन हो रहा था। ठीक है, तो यहां से एक प्रॉपर्टी और निकल के आई कि दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफ्लेक्शन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। फिर इन्होंने क्या किया? जो ये सीधी रे जा रही थी, इस तरफ इन्होंने एक पैडल व्हील लगाया। क्या लगाया? एक पैडल व्हील लगाया, और जैसे ये रेस पे पड़ी तो ये घूमने लग गया, घूमने लग गया। घूमा तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं किसी चीज में फोर्स लगाऊं, किसी चीज में फोर्स लगाऊं, वो एक्सीलरेट करे, उसकी वेलोसिटी चेंज हो, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सीलरेट कर रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर कोई चीज एक्सीलरेट कर रही है किसी फोर्स की वजह से, तो उसके अंदर मास प्रेजेंट होता है। और मास किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मटेरियल पार्टिकल्स। यानी कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। और कैथोड रेज अगर जा रही है तो ये काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मोशन कर रही है ना, तो मोशन करते समय जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये सारी बातें इन्होंने कह दी थी। अच्छा, एक बात हमने देखी थी कि गैसेस में से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, पुटुक, पॉजिटिव वाला खींच रहा था। अब जब ये गैसेस में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये न्यूट्रल एटम, गैसेस में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि एटम क्या हो गया? कैटायन हो गया। ठीक है, तो ये गैसेस एटम को क्या कर रही थी? आयनाइज कर रही थी, आयंस में। यानी कि गैसेस एटम किस में आ रहे थे? आयंस की फॉर्म में आ रहे थे, तो दे कैन आयनाइज गैसेस।
ठीक है, ये प्रॉपर्टीज थी हमारी कुछ कैथोड रेस की, जहां से हमें ये पता चल गया कैथोड रेस जो होते हैं वो मटेरियल पार्टिकल, कैथोड रेस जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिनको हम लोग मटेरियल पार्टिकल बोलते हैं। कैथोड रेस पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल लो फटाफट, कॉपी पेन उठा लो, अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा लो, ईयरफोन लगा लो और मुझे ध्यान से देखो। हिमांशु सर को 1 लाइक तो बनता है यार, ठीक है। हिमांशु सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरा कोटा का कंटेंट देंगे आपको, ठीक है। तो इसके लिए बदले में क्या चाह रहे हैं यार? 1 लाइक तो कर दो, 1 लाइक ही तो मांग रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस में फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट क्या था? दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यही तो था, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। दूसरा, दे कैन आयनाइज गैसेस, गैसेस को क्या कर रही थी? आयनाइज कर रही थी। उसके अलावा, ठीक है, इन पे कैसा चार्ज था? दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ material particles, ठीक है। उसके अलावा दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, उसके अलावा ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे कैन आयनाइज गैसेस, हाँ, दे डिफ्लेक्ट in magnetic as well as in electric field, they deflect in magnetic as well as in electric field, मैग्नेटिक फील्ड में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो रही है। और ठीक है, हाँ, they affect photographic प्लेट। अच्छा, एग्जैक्टली एक मेटल है, ठीक है। जब कैथोड रेज किसी हैवी मेटल पर स्ट्राइक करती है तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? एक्स रेज प्रोड्यूस करती है। एग्जैक्टली ये जो एक्सपेरिमेंट था ये जे थॉमसन का नहीं था, ठीक है। जब कैथोड रेज किसी मेटल पर स्ट्राइक कर रही है, ये रॉन्गटन ने किया था। रॉन्गटन ने क्या किया था कि कैथोड रेज को किसी मेटल, हैवी मेटल पर स्ट्राइक करवाया और उसने देखा कि कुछ रेज निकल रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं। अब उसकी प्रॉपर्टी तो उसे पता नहीं थी। जैसे हम मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज हमें नहीं पता होती तो उसे क्या कंसीडर कर लेते? एक्स। तो ऐसे ही इन रेस को भी इन्होंने क्या मान लिया? एक्स। और इन रेस का नाम क्या पड़ गया? एक्स रेस। क्या नाम पड़ गया? एक्स रेस। तो यानी कि दे प्रोड्यूस एक्स रेस व्हेन दे स्ट्राइक अ मेटल शीट, ठीक है। दे प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक अ मेटल। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी? कैथोड रेज की। किसकी प्रॉपर्टीज थी?
कैथोड रेस की। अच्छा, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो इसने एक ही बारी में तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर लिया होगा। इसने क्या किया, बार बार लगातार मटेरियल, इलेक्ट्रोड, कैथोड को चेंज किया, कैथोड को चेंज किया, और जो गैसेस थी उनको चेंज किया। कैथोड को चेंज किया, गैसेस को चेंज किया, यानी कि कैथोड मटेरियल को चेंज किया और गैसेस को बार बार चेंज किया। तो इसने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस जो थी वो चेंज ही नहीं हो रही थी। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस वो चेंज ही नहीं हो रही थी, यानी कि कैथोड रेस की जो प्रॉपर्टी थी हर मटेरियल पर सेम थी, हर गैसेस पर सेम थी, यानी कि वो प्रॉपर्टीज चेंज ही नहीं हो रही थी, वेरी ही नहीं कर रही थी। ठीक है, कैथोड रेस की प्रॉपर्टी चेंज ही नहीं हो रही थी। ये क्या बात हुई? फिर इन्होंने क्या किया, जो इनकी सबसे सक्सेसफुल चीज थी, जो हमारे थॉमसन थे, थॉमसन ने E/m रेशियो, चार्ज मास रेशियो पता कर लिया था एक सिंगल पार्टिकल का, कैथोड रेस सिंगल पार्टिकल का। वो कितना पता किया? 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी, कूलाम पर केजी। अब ये उन्होंने कैसे पता किया? E/m रेशियो पता कर लिया था 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी। अब ये उन्होंने कैसे पता किया? अब उस बात को हम समझते हैं। देखो इन्होंने क्या किया कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल कर दिए, यानी कि ये कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट किया था ना हमने ये वाला, तो यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव ऐसी तो लगाई थी। ठीक है, तो यहां से जो रे निकली वो ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, वो सीधी जा रही थी, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर कर दी। अब ये क्लास 12th में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। ये क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसका फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स का होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू चार्ज इनटू वेलोसिटी, BeV लिख दो। अब ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू कर देता है। सर्कुलर मोशन में अगर घूमेगा तो उसे कौन सा फोर्स प्रोवाइड हो रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का सर्कुलर मोशन में अगर घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, BeV, इसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। सर्कुलर मोशन में अगर ये डिफ्लेक्ट इस तरफ हो रहा था तो ऐसे घूम रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। V ने V को मारा, E से E खत्म। अब क्या आ जाएगा? E/m रेशियो निकालना है, यानी कि इसको मैं इधर भेज देता हूं, E/m कितना हो जाएगा? V/br। अब यहां से आप देखो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V की वैल्यू कितनी आ रही है? E/b आ रही है फर्स्ट इक्वेशन से V की वैल्यू E/b। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, E/m रेशियो कितना आ जाएगा? E/b²r। अब r यहां पर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर।
जो कि उसने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बी क्या है यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो उसी ने दी है, तो उसे पता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड दी है, तो यहां से ये वैल्यू ई बाय एम रेशियो आया था, ठीक है। अब क्या हुआ था, मिल्कमैन का एक एक्सपेरिमेंट था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक एटोमाइजर होता है, एटोमाइजर में ऑलरेडी ऑयल पड़ा होता है, क्या होता है, ऑयल पड़ा होता है, ठीक है। एक माइक्रोस्कोप लगा होता है और एक उसे क्या कहते हैं, एक्सरेज प्रोड्यूस करता है। एक्सरेज जो होती है वो हाईली आयनाइजेबल होती है, यानी कि वो छोटे छोटे पार्टिकल को भी आयनाइज कर देती है, ठीक है। और ये सब मिल्कमैन माइक्रोस्कोप के जरिए देख रहा है, ठीक है। उसने एटोमाइजर से ऑयल की ड्रॉप, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव फील्ड, यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अभी मैं एटोमाइजर से उसने, जैसे बार्बर होता है ना, नौवा, वो हमारे बालों में छिड़काव करता है जिससे पुश 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 है, ऐसा ही होता है एटोमाइजर। लेकिन एटोमाइजर में वाटर की जगह क्या निकलता है, ऑयल निकलता है। क्या निकलता है, ऑयल की ड्रॉप्स निकलती है। जब ये ऑयल ड्रॉप नीचे की तरफ गिरने लगी, नीचे की तरफ, तो क्या कहते हैं, ये मान लो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हल्का सा छेद था और इसमें से केवल एक ड्रॉप जो थी हमारी वो नीचे गिरी। अब यहां से एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है, ये एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है। ये क्या करेंगी, यहां पर जो एयर प्रेजेंट है उनको आयनाइज कर देंगी और उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगी, और ये ऑयल ड्रॉप जो होगी उस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ चिपका देगी। और नीचे से कौन सा लगा हुआ है, नेगेटिव, ठीक है, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव। अब क्या हुआ, नीचे से पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया, नीचे से पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया, तो ये तो ग्रेविटी, यानी कि कोई बॉडी है, mg की वजह से ये नीचे आएगी, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये नीचे गिरेगी। लेकिन यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल रहा है, उसकी वजह से ये ऊपर जानी चाहिए। यहां से रिपल्शन मिल रहा है, तो उसकी वजह से ये ऊपर जानी चाहिए। तो एक समय ऐसा आता है कि ये हवा में लटक जाती है। और फिर उसने हर बार वैल्यू कैलकुलेट करके देखी, तो हर ऑयल ड्रॉप की वैल्यू कैलकुलेट की, तो उसने क्या देखा कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इसका इंटीग्रल मल्टीपल बन रहा है। जैसे कि अगर मान लो इस ऑयल ड्रॉप पर एक इलेक्ट्रॉन चिपका, तो वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दो ड्रॉप चिपकी तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो उसने पता कर लिया कि यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वो कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जिसकी वजह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब ये कैसे निकालेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास निकालने के लिए E/E/m कर देंगे। चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और ये कितना है 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। कूलम से कूलम कट गया ना, केजी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। तो यहां से मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के बारे में हमें पता चला। E/m रेशियो हमने कैलकुलेट कैसे किया था हमें पता है। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मिल्कमैन ने निकाला था, हमें यह बात भी पता है, ठीक है। हमें यह भी पता है कि एक्सरेज किसने प्रोड्यूस की थी, रॉन्गटन ने प्रोड्यूस की थी, रॉन्गटन ने उसे एक्सरेज नाम दिया। अच्छा, पहले जो इलेक्ट्रॉन्स थे,
इलेक्ट्रॉन्स का पहले नाम रखा गया नेगाट्रॉन्स। नेगाट्रॉन्स इसलिए रखा गया क्योंकि इनके ऊपर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। बाद में जाके इनका नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स, नेगाट्रॉन्स। ऐसा नहीं लगता राक्षसनी का नाम है, जैसे सूर्परेखा, रावण, तो ऐसे लगता था नेगाट्रॉन्स। तो नेगाट्रॉन बाद में जाके नाम चेंज हो गया, क्या रख दिया गया, क्या रख दिया गया बताओ, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, फिर हम लोग डिस्कवरी अगले लेक्चर में बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वगैरह के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे जानने बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है एक्स, ये हमारा क्या है, एलिमेंट, तो जेड क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर। वो कहां रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमेशा पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या रिप्रेजेंट हो रहा होगा, मास नंबर। क्या रिप्रेजेंट हो रहा होगा, मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। ऐसा नहीं कि उस पर चार्ज है तो उसके बराबर हो जाएगा, नहीं। अगर एटम के ऊपर चार्ज है तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। कब होगा, जब न्यूट्रल एटम होगा, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर हो सकते हैं। मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम है। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हम लोग बात करते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, पर मास नंबर क्या है, डिफरेंट। तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे आइसोटोप्स। जैसे कि एग्जांपल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एटॉमिक नंबर सबका 1 1 1, लेकिन मास नंबर 1 2 और 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। आइसोबार्स सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल क्या है, आर्गन और कैल्शियम, 40 40, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर 18 और इसका 20। आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल, कार्बन का एक आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक मास 13, एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 14 7। अगर आप देखो 13 माइनस 6 करोगे तो कितने आएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 7। 14 माइनस 7 करोगे तो भी 7, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने तो मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगली बात, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यार इतनी बातें बता रहे हैं यार, एक लाइक तो मिलना चाहिए प्लीज। और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, द केमिकल स्पीशीज, द केमिकल स्पीशीज
हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2, जैसे इसके पास 6 + 8 इलेक्ट्रॉन स्पिन, 6 इस पे 8 स्पिन, तो कितना हो गया 8 और 6 14, इस पे नाइट्रोजन पे 1 पे 7, दूसरे पे भी 7, टोटल कितना हो गया 14। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सेम है। और एग्जांपल देख लो, नियॉन Na पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव, देखो नियॉन के पास 10, Na के पास 11 होते हैं सोडियम, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक लॉस कर दिया, तो कितने बचे 10, इसने 2 लॉस किए, एटॉमिक नंबर 12 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सारी बातें याद रखनी। तो ऐसी केमिकल स्पीशीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग एनोड के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, थॉमसन पल्प पुडिंग मॉडल पढ़ेंगे।